and we will start our topic. Okay. If you have any doubt, then just type your doubt in the chat box. We'll reply. Okay. So today we will discuss Java version, right? तो सबसे पहले जेडीके अल्फा एंड बीटा, जैसा आप जानते हैं कि 1995 में जावा नाम से हमारा जावा को ये किया गया, रीनेम किया गया था। उससे पहले अलग अलग नाम था। उसके बाद जेडीके 1, ठीक है, जेडीके 1.0 1996 में आया, फिर 1.1 आया 97 में, 1.2 आया 98 में, 1.3 आया 2000 में, 1.4 आया 2002 में, 5.0 आया 2004 में। इसके बाद J2SE वाला जो कंसेप्ट है, जावा एसई 6, ठीक है, मतलब इससे पहले J2SE था। इसके बाद जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा माइक्रो एडिशन वाला कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन का आता है 11 दिसंबर 2006 में। हमारा 6 वर्जन आया, फिर 7 वर्जन आया, फिर 8 वर्जन आया, फिर 9 आया, फिर 10 आया, फिर 2018 में 11 आ गया, फिर 19 में 2019 में जावा का 12 वर्जन आया, 13 वर्जन आया, 14 वर्जन आया, 15 वर्जन आया, 16 वर्जन आया, 17 वर्जन आया। मतलब इधर के अगर इधर के ईयर्स में देखा जाए तो ज्यादा वर्जन चेंज हुआ है। अगर हम पीछे का देखें, कब ओरेकल इसको एक्वायर किया, तो 2009 में ओरेकल इसको एक्वायर किया। अगर आप 2009 के पहले का देखेंगे तो काफी लंबे टाइम पर इसका अपडेट आ रहा था, राइट। 97, 98, फिर 2000, 2002 में, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 5 साल के बाद 11 में, फिर 14 में, ठीक है। और इधर से जो है 17, 18, 18 में 2 बार, 19 में 2 बार, 20 में 2 बार, 21 में 2 बार, इस तरह से नया नया अपडेट जो है आते रहा। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नया लाइब्रेरी ऐड कर दिया जाएगा, कुछ नया कंसेप्ट को ऐड कर दिया जाएगा और एक नया वर्जन रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसमें होता क्या है सो समझना है। इसमें होता क्या है सो समझना है। अगर कोई कंसेप्ट या अगर कोई लाइब्रेरी या अगर कोई फीचर मान लो जावा स्टैंडर्ड एडिशन 16 में रिलीज हुआ है, 16 में ऐड किया गया है, तो वो 15 में सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर कोई फीचर 15 में ऐड किया गया है तो वो 16 में सपोर्ट करेगा। तो ये देखना होता है कि अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप नए फीचर का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नया वर्जन यूज कर रहे हैं तो नया फीचर को तो यूज करेंगे ही करेंगे, ओल्ड फीचर सारा का सारा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अभी जिस लेवल का ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें नॉर्मली ऐसा कोई कंसेप्ट हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे जिसका रिक्वायरमेंट जावा 10 के बाद का हो। तो अगर आपके पास जावा 10 भी है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। जावा वर्जन समझाने का मेन रीजन यही था। कुछ ऐसा कंसेप्ट आता है जो नए वर्जन में अवेलेबल है और अगर उससे ओल्ड वर्जन हम यूज कर रहे हैं तो वहां वो सपोर्ट नहीं करेगा। बट आपके केस में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। वो बहुत हाई लेवल बात है कि एकदम नया फीचर जो ऐड हुआ है उसका अगर हम यूज करें तो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फीचर्स ऑफ जावा, जावा का विशेषता, जावा की विशेषताएं, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावे जावा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सिंपल इन द सेंस, कहेंगे सर जावा तो बहुत टफ है ना। अगर हम पाइथन प्रोग्राम में एक लाइन को प्रिंट करें तो सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, प्रिंट हो जाएगा। जावा में इसके लिए 5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट कराने में काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हाउ जावा सिंपल, जावा सिंपल इस मायने में है कि इसमें जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो कई सारा टूल्स हमको मिलेगा जिससे कि आसानी से हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। इस मायने में जावा सिंपल है। जावा में एक लाइन प्रिंट कराने के मायने में जावा सिंपल नहीं है। सिक्योर्ड, तो ये तो चर्चा हम कल ही किए थे कि सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई एप्लीकेशन बनेगा तो वहां पर जावा का ही यूज होगा, क्योंकि जावा जो है सिक्योरिटी रिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसके अंदर अवेलेबल है।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को रन करवाने के बाद जो ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, आज हम चर्चा इसका किए थे क्लासरूम में, सी और सी प्लस प्लस के बारे में बताए थे कि जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल बनता है। तो ऑब्जेक्ट फाइल जो होता है वो क्या होता है, हमारा मशीन कोड होता है। ठीक है, तो अगर उस मशीन कोड को हम दूसरे किसी कंप्यूटर में ले जाकर के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। कब? जब वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से बना हुआ होगा तो। बट जावा में अगर आप प्रोग्राम को रन करा के जो ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है, तो वो प्रोसेस अभी हम लोग नहीं देखेंगे। अभी हम लोग नॉर्मली समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फाइल बनाता है उस फाइल को अगर हम किसी दूसरे सिस्टम में चलाना चाहें तो वो चलेगा, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वी कैन डेवलप ए प्रोग्राम इन अनदर operating system or another microprocessor or another platform or another system, and we can run the program on another system. It is possible. Robust, Java robust है, पोर्टेबल है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, डायनेमिक है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस है, मल्टी थ्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ जावा। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देखें क्या है। सिंपल, हाउ जावा सिंपल? Java has made simple by removing all the complexities such as pointer, operator overloading, as you see in C++ or any other programming language. Very good. हमने आपको ये तो बताया है कि डेवलपमेंट में इसमें बहुत सारा फीचर दिया हुआ है। साथ ही साथ इससे पहले C++ जो लैंग्वेज था उसमें जो कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक था, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, जिसमें प्रॉब्लम था, उस टॉपिक को ही हटा दिया गया है जावा में। लाइक कहा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है पॉइंटर, लेकिन जावा हैव नो पॉइंटर कंसेप्ट। देयर इज नो पॉइंटर कंसेप्ट इन जावा। आपको बता दें कि हम अपने कॉलेज डेज में जब सी प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो सी प्रोग्रामिंग में लगभग सब कुछ सीख गए थे, लेकिन पॉइंटर कंसेप्ट में हमको भी दिक्कत आ रहा था। ठीक है, तो पॉइंटर से एक तरह से कह सकते हैं कि हमको डर लगता था, और आज भी पॉइंटर जो है इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जावा का स्टार्ट हुआ जावा, और जब हम ये बात सुने कि जावा में पॉइंटर नहीं है, तो हम अपने माइंड में सेट कर लिए कि हमको जावा में ही अब काम करना है, जावा ही सीखना है, जावा ही आगे जाके हमको काम करना है, क्योंकि इसमें पॉइंटर कंसेप्ट नहीं है जो हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको बताया गया होगा कि गिविंग न्यू मीनिंग टू द ऑपरेटर। हम लोग C++ का कॉलेज में क्लास कर रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं क्लास आ रहे हैं उन लोगों को C++ का कंसेप्ट छूट रहा है, और काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेली लगभग क्लास हो रहा है। तो हम ये भी कहेंगे कि जो बच्चे क्लास नहीं आ रहे हैं वो कोशिश कीजिए, अपने सारे कामों को छोड़िए, क्लास आइए। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी टॉपिक हमारे जावा में नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। ठीक है, पोर्टेबल, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल? तो पोर्टेबल इज नथिंग बट जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का बात जो अभी हम बताए ना, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी हो, सहूलियत हो। दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, व्हिच मींस दैट एनी एप्लीकेशन written on one platform can be easily ported to another platform. लाइक हम लोग सिम को पोर्ट करते हैं ना, हमारा जो सिम होता है, अगर हम एयरटेल में हैं और हमको जियो में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पोर्ट करते हैं ना। आप लोग थोड़ा रिप्लाई दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम वन वे पढ़ाते चले जाए। रिप्लाई दीजिए, आई एम सीइंग योर रिप्लाई। पोर्ट करते हैं, सिम को पोर्ट करते हैं, एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करते हैं। दिस इज पोर्टेबल। ओके, दिस इज पोर्टेबल। तो यहां पर भी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो आसानी से इसमें लिखा गया प्रोग्राम दूसरे जगह भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। थर्ड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑब्जेक्ट which poses some state, behavior, and all the operations are performed using these objects.
देखिए ऑब्जेक्ट, वैसे तो क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े हैं, बट यहाँ पर हम लोग अलग ढंग से देखना है हम लोगों को। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ए रियल टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ए रियल टाइम एंटिटी। रियल टाइम एंटिटी होता है ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे जैसे एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय, एक गर्ल, ए डॉग, ए कैट, ए बर्ड, है ना, कीबोर्ड। एवरी फिजिकल entity is real world entity and every real world entity is object। तो जब एक ऑब्जेक्ट रियल टाइम एंटिटी है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, दैट इज इट्स स्टेट, दैट इज कॉल्ड इट्स स्टेट। एंड कहीं ना कहीं उसका कुछ बिहेवियर होगा, कुछ ना उसका ऑपरेशन होगा, वो कुछ करता होगा, कुछ उसका फंक्शन होगा, तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सिक्योर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर्ड? हम कहते हैं कि जावा में बहुत सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग होता है, बहुत रिच सिक्योरिटी, रिच लैंग्वेज है। क्या मतलब है सिक्योरिटी? मतलब क्या? इसको चोरी नहीं किया जा सकता है। कहता है ऑल द कोड इज कन्वर्टेड इन बाइट कोड आफ्टर कंपाइलेशन। ऑल द कोड इज कन्वर्टेड इन बाइट कोड आफ्टर कंपाइलेशन। आज ही हम लोग चर्चा किए कि C++ प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो कौन सा फाइल बनता है? एनीवन रिप्लाई? कैन एनीवन रिप्लाई इट? कौन सा फाइल बनता है? जब एक C और C++ प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कौन सा फाइल बनता है? ऑब्जेक्ट फाइल, डॉट ओबीजे फाइल, राइट, डॉट ओबीजे फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल। वेरी गुड। तो जब जावा प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड बनता है, ठीक है। और ये बाइट कोड जो है ये कुछ नहीं है, ये क्लास फाइल है। हम लोग आगे चल के प्रैक्टिकल जब करेंगे, एक जावा प्रोग्राम को रन करवाएंगे ना, तो देखेंगे कि जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल किए तो ऑटोमेटिकली उसी नाम से एक क्लास फाइल क्रिएट हो गया। एंड दिस क्लास फाइल इज नथिंग बट ए बाइट कोड which is not readable by a human। ओके, which is not readable by a human, मतलब जो क्लास फाइल के अंदर जो कोड है, जो बाइट कोड है, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ सकता है। And Java does not use an explicit pointer and run the program inside the sandbox to prevent any activities from untrusted sources। ठीक है, तो जब उसको हम रीड नहीं कर सकते हैं तो उसके अंदर कोई चेंजिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज हम उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। इट इनेबल्स टू डेवलप वायरस फ्री, टेम्पर फ्री सिस्टम एप्लीकेशन, और इस कारण से हम लोग काफी सिक्योर्ड एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं। हम इस चीज को और अच्छे से समझ में आएगा जब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट बताएंगे ना, तो उस टाइम में ये सब बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, जावा इज डायनेमिक। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? कहता है इट हैज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू एन इन्वॉल्विंग एनवायरनमेंट व्हिच सपोर्ट्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ड्यू टू व्हिच मेमोरी वेस्टेज इज रिड्यूस्ड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन इज इंक्रीज्ड। कहने का मतलब कि C++ में जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जिस समय क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम ये मेमोरी एलोकेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन जावा में अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी एलोकेट नहीं करता है तब तक जब तक कि हम न्यू ऑपरेटर का यूज करके उसको मेमोरी एलोकेट ना करवाएं। हमने क्रिएट कर दिया, हमें जब जरूरत होगा तब हम मेमोरी एलोकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल एक तो यह कंसेप्ट हो गया। दूसरा है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो वो कुछ मेमोरी एलोकेट किया। अगर जावा देखता है कि बहुत टाइम से इस ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है तो ऑटोमेटिकली जावा जो है उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। तो जावा में मेमोरी का हमारा जो है वेस्टेज नहीं होता है। मेमोरी एलोकेशन जो है ये डायनेमिक सपोर्ट करता है, जिस कारण से हमारा परफॉर्मेंस जो एप्लीकेशन का होता है वो काफी बेहतर हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड?
डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, हम क्यों करते हैं कि जावा के अंदर चैट एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, रिमोट एप्लीकेशन बना सकते हैं। रिमोट करने का मतलब क्लाइंट सर्वर वाला एप्लीकेशन, बिकॉज जावा सपोर्ट्स distributed functionality. This language provides a feature which helps to create distributed application using remote method invocation, RMI. Using remote method invocation, a program can invoke a method of another program across a network and get the output. Like chat application. The best example is chat application. You can access files via calling the methods from any machine on the internet. Right. Now, robust. Java has a strong memory management system. It helps in eliminating errors as it checks the code during compile and runtime. ठीक है, मतलब जावा में मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो काफी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ कंपाइलेशन टाइम में हम लोग सारे एरर्स को चेक करते हैं, और रन टाइम में भी हमारा सब कुछ जो है चेक होता है, और इस कारण से ये काफी रोबस्ट माना जाता है। हाई परफॉर्मेंस, कहता है जावा अचीव्स हाई परफॉर्मेंस थ्रू द यूज ऑफ बाइट कोड which can be easily translated into native machine code. With the use of JIT, just in time compilers, it enable high performance. अब ये जो चीज है ना JIT कंपाइलर वगैरह, इस चीज को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग का ये अच्छे से डिस्कस होगा। अभी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो, उस समय में ये क्लियर हो जाएगा बाइट कोड क्या है, JIT कंपाइलर का क्या काम होता है, नेटिव कोड क्या होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली अगर समझना है तो हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि जब हम C और C++ का प्रोग्राम रन करते हैं तो कंपाइल करने के बाद जो ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को भी कोई रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे सिस्टम में चलाया जाए तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हर सिस्टम का, हर अलग अलग सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, जो मशीन कोड होता है, वो डिफरेंट होता है। अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक प्रोसेसर में हम उसको चलाए हैं तो फिर दूसरे प्रोसेसर में उसी कोड को हम नहीं चला सकते हैं, हमको उसके लिए सोर्स कोड चाहिए होगा। और डेवलपर जो होता है वो जनरली सोर्स कोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, डेवलपर हमेशा ऑब्जेक्ट कोड देता है ताकि उसके अंदर वो उसका यूज करे, उसको रन करवा के यूज करे, बट ही कैन नॉट चेंज इट और मॉडिफाई इट और एनी टेम्पर इट। ठीक है, तो अब क्या है कि C++ में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जावा क्या करता है कि आप इसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब क्लास फाइल क्रिएट होता है तो वो बाइट कोड होता है, और बाइट कोड जो होता है उसको इंटरमीडिएट कोड भी कहा जाता है। बाइट कोड भी कहा जाता है, इंटरमीडिएट कोड भी कहा जाता है। वो जो इंटरमीडिएट या बाइट कोड है वो हर मशीन का सेम ही होता है। तो वैसे केस में हम अपना सोर्स कोड अपने पास रख लेंगे और केवल हम मशीन कोड जो है वो दूसरे यूजर को देंगे। वो अपने सिस्टम में उस मशीन कोड को, क्योंकि वो सबके लिए सेम है, तो वो उस मशीन कोड को दूसरे सिस्टम में चलाएगा, और उसके बाद वो बाइट कोड जो है वो फिर कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, और फिर फाइनली आउटपुट हमको मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कह लो, पोर्टेबल कह लो, हाई परफॉर्मेंस कह लो, है ना, ये सारे चीजों को ये क्लियर करता है। इंटरप्रेटेड, तो ये तो पता ही है इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, राइट। तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कंप्लीट कोड को एक बार रीड करता है और फिर हमें आउटपुट देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो वही बात लिखा हुआ है, जावा इज कंपाइल्ड टू बाइट कोड which are interpreted by runtime environment। ठीक है, जिस समय में हम जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, एट दैट टाइम इट इज कंपाइल्ड, बट आफ्टर दैट बाइट कोड इज इंटरप्रेटेड टू मशीन कोड, राइट। नेक्स्ट इज मल्टी-थ्रेडेड। ठीक है, जावा सपोर्ट्स मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना, बिल्डिंग ए सेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स, दिस मेक्स प्रोग्रामिंग विथ थ्रेड्स मच इजियर। थ्रेड्स
जब हमें एट द सेम टाइम मल्टीपल फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। नॉर्मल हम प्रोग्राम में क्या करते हैं कि अगर एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तभी जाकर के दूसरा फंक्शन फिर हम उसको कॉल, हाँ एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को कॉल कर लिया तो वो अलग कहानी हो गया। फिर भी एट द सेम टाइम हम दोनों फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल किए, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है वो उसको कॉल किया, ठीक है। बट जावा में हम एट द सेम टाइम दो फंक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और वो एक एक करके उसको थ्रेड कहते हैं, और उसको जो है वो एक साथ उस चीज को वो एग्जीक्यूट करेगा, और जिसका जब जो टाइमिंग होगा उसके अनुसार वो वहां से एग्जिट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट। नाउ कम टू कंपोनेंट्स ऑफ जावा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जावा प्रोग्राम अगर आपको अपने सिस्टम में रन कराना है तो आपको जेडीके चाहिए। अगर जावा प्रोग्राम अपने सिस्टम में रन कराना है तो आपको जेडीके चाहिए। विदाउट जेडीके यू कैन नॉट रन और एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय जेडीके? जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट कह सकते हैं फोल्डर है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर जेआरई है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और अदर डेवलपमेंट टूल्स लाइक लाइब्रेरीज, ठीक है, जावा सी, जावा जो जावा को कंपाइल करता है, जावा को रन करता है, ठीक है, ये सब जो टूल्स है ये सब किसके अंदर है? जेडीके के अंदर। किसके अंदर है? जेडीके के अंदर है। क्या क्या है? जेआरई है, और जावा सी, जावा, ये सब और भी जो भी इसके साथ और भी जो भी होगा, एप्लेट होगा, है ना, एप्लेट से रिलेटेड, मतलब जो भी डेवलपमेंट टूल्स होता है वो सारा टूल्स जेडीके के अंदर है। अब उसके अंदर जेआरई है, तो जेआरई क्या होता है? जेआरई इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है जेवीएम और सेट ऑफ लाइब्रेरीज। जो भी लाइब्रेरी का हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में वो कहाँ होता है? जेआरई के अंदर होता है। अदर फाइल्स लाइक ऑल पैकेजेस आर देयर इन जेआरई। What do you mean by JVM? Java Virtual Machine. It is responsible to run the Java program, Java Virtual Machine. Okay, okay. एक बार रिस्पॉन्ड कीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत? क्विक क्विक क्विक, नो सर। ओके, नाउ कम टू, थोड़ा सा इसके बारे में जाने क्या है ये जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। The Java development kit is a software development environment. The JDK contains a private Java virtual machine and a few other resources such as an interpreter, loader, a Java compiler, archiver, a documentation generator, है ना, etc. to complete the development of Java application. Right. Next is JRE, Java Runtime Environment. The Java runtime environment is a set of software tools which are used for developing Java application. It is used to provide the runtime environment. It is the implementation of JVM. It physically exists. It contains a set of libraries plus other files that JVM uses at runtime. ठीक है, तो JRE क्या है? JRE is collection of all the libraries, all the packages, and a JVM. What is JVM? Java Virtual Machine. Java JVM comes with JIT compiler which converts Java bytecode into machine language. JVM comes with JIT compiler which converts Java bytecode into machine language. Okay, it can also run those programs which are written in other language and compiled to Java bytecode. अब यहां देखिए क्या है, मतलब अगर कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है और अगर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया गया है, उसका बाइट कोड बनाया गया है, तो उस कोड को भी जो है हमारा ये जेवीएम जो है, ये जेआईटी कंपाइलर जो है कन्वर्ट कर सकता है मशीन कोड में।
तो बेसिकली JIT compiler, JVM is name and JIT compiler is used to convert, okay, Java bytecode into machine code. The JVM performs the following main task. JVM क्या क्या काम करता है? Loads the code, verifies the code, executes the code, provides runtime environment. All the functionality performed by JVM only. ठीक है, all the functionality performed by JVM only. तो JDK, JRE, JVM, JIT कंपाइलर, ये सारा चीज जो है आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ये आप लोग बताइए. वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन. What is JDK, what is JRE, what is JVM, what is JIT compiler? JIT compiler तो है थोड़ा इंटरनल चीज है, वो जनरली लोग नहीं पूछेंगे आपसे. जनरली आपसे पूछा जाएगा JDK क्या होता है, JVM क्या होता है, JRE क्या होता है. तो कम से कम इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना जरूरी है. ठीक है, बताइए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था. कंपोनेंट्स ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा थ्योरेटिकल टॉपिक है. ठीक है, इसमें टेक्निकल कुछ ज्यादा नहीं है, हम लोग आगे चल के तो सब कुछ देखेंगे ही, बट कंपोनेंट्स ऑफ जावा आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए. और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि JIT कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू मशीन कोड, ये याद रखना है. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. नाउ कम टू सम प्रैक्टिकल पार्ट. ओके, कम टू सम प्रैक्टिकल पार्ट. इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करना है. कैसे करेंगे जावा इंस्टॉल? तो फर्स्ट है डाउनलोड फ्रॉम बिलो लिंक. सबसे पहले जावा को डाउनलोड करना है. ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे. Take this link. This link is to download your Java application, sorry, JDK, to download JDK फाइल. ठीक है, यहां देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा JDK 64 बिट, 86 का मतलब हुआ 32 बिट. ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा आज के डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 8 हो, या विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो, ये सब 64 बिट का होता है. तो यहां पर हम लोगों को इस ऑप्शन में जाना है. ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड JDK. तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे आई रिव्यू के क्लिक करके. हमको डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं. ठीक है, हम केवल आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है. इसके बाद जब आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे. ठीक है, इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है, सेटअप फाइल जो होता है उसको रन कराया जाता है और हमारा जो है वो इंस्टॉल हो जाता है. आफ्टर डाउनलोड इंस्टॉल JDK इन योर सिस्टम. ठीक है, JDK को इंस्टॉल कर लेना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेटअप इन्वायरमेंट वेरिएबल. मतलब अगर आप जावा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए तो उससे जावा आपका रन नहीं करेगा, वो आपको मांगेगा प्रॉपर पाथ, उसी पाथ पर जाकर के जावा जो है रन करेगा. अगर आप चाहते हैं कि कहीं से भी हम रन करवा लें जावा प्रोग्राम को, किसी भी लोकेशन से, तो उसके लिए आप लोगों को ये सेटिंग करना पड़ेगा अपने सिस्टम में. ठीक है, तो इसके लिए भी हम आप लोगों को पहले लिंक दे देते हैं. ओके सर, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड. वेरी गुड. जो लोग पहले से कर लिए हैं वो बहुत स्मार्ट हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल चीज को देखेंगे तो आपके पास ये चीज होना चाहिए। वैसे हम आपके पास एक और ऑप्शन अभी देंगे, ठीक है। तो नॉट टू वरी, हम आप लोगों के पास अभी एक ऑप्शन देंगे जिसमें कि ऑनलाइन आपको कंपाइलर मिलेगा, जहां पर कि आप हर तरह के लैंग्वेज को रन करवा सकते हैं, हर तरह के लैंग्वेज को आप रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम वो ऑप्शन अभी आपको देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी चूंकि हम लोगों को वो काम नहीं करना है इसमें कि ऑनलाइन हमको करें, ऑफलाइन मोड में भी हम प्रोग्रामिंग कर पाए, इसके लिए हम लोगों को अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल कर लेना है। और इसके लिए ये दो लिंक आपको काम करेगा। ये वाला जो लिंक है वो देखिए क्या करता है। देखिए, ये आपको एक यूट्यूब पे बताएगा कि कैसे विंडोज 10 में आप इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करते हैं। विंडोज 10 के लिए है, ठीक है। नॉर्मली आज के डेट में सबके पास विंडोज 10 ही होता है, ठीक है। विंडोज 10 में ये काम करेगा। आई थिंक विंडोज 7 में भी इसी तरह का काम होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विंडोज 11 में थोड़ा डिफरेंस है। तो 11 मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो हम 11 में करके दिखा देते हैं। 10 में लिंक के द्वारा आपको बताया गया है, आप उसको देख के भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको बताया, इसमें जो बताया है ये जावा के लिए नहीं बताया है, ये जनरल बात बताया है, लेकिन प्रोसेस वही होता है, ठीक है। ओके, अब हम विंडोज 11 में देखते हैं कि विंडोज 11 में अगर हमको करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट में जाइएगा और सीधा लिखिएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, सीधा टाइप कर देना है, ऑटोमेटिक वो आपको दिखा देगा। देखिए आ गया एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, सीधा सर्च करना है एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल या इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखेंगे, हमारे सामने में वो आएगा। अब यहां पर हम लोग नीचे देख सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल जो दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पाथ में जाएंगे, पाथ में, ठीक है, पाथ पे डबल क्लिक नहीं होगा तो कर लेंगे, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पर सी प्रोग्राम फाइल, सर कुछ स्लो ही नहीं कर रहा है, शो ही नहीं कर रहा है, वाई? स्क्रीन तो शेयर हुआ है, बाकी लोगों को दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है। सुंदरम को नहीं दिख रहा है, मयंक को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। तो बाकी लोग क्या करोगे? सॉरी, जिसका नहीं दिख रहा है वो क्या करोगे, एक बार डिस्कनेक्ट करके कर लो। पूजा कुमारी, नो सर, पूजा का भी नहीं दिख रहा है सर, सिर्फ डार्क आ रहा है, डार्क आ रहा है। ओके, आई चेक इट। नहीं, मेरे में तो बहुत अच्छे से आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मेरे में तो सब कुछ दिख रहा है। एक्चुअली आपको बता दें कि हम एज ए स्टूडेंट भी ज्वाइन कर किए हुए हैं इसमें, ताकि स्टूडेंट को कोई तरह का अगर टेक्निकल दिक्कत आ रहा है तो वो मेरे में दिखाई पड़े और उसको हम ठीक कर पाए। तो मेरे में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लोग चेक कर लीजिए, एक बार इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए एक बार, नहीं होगा तो स्क्रीन इज विजिबल, ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको दिखाई दिखाई पड़ रहा होगा सी प्रोग्राम्स फाइल, कॉमन फाइल्स, ओरेकल, जावा, जावा पाथ, ठीक है, यही आपका जावा पाथ है। अगर ये नहीं है तो न्यू करके आपको, ठीक है, उसमें ऐड करना है। तो कैसे, ये वाला चीज हमको कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में चले जाना है, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाइए। इसके बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, प्रोग्राम्स फाइल्स,
जावा जेडीके, ठीक है, बिन, आई थिंक बिन के अंदर जावा सी होता है, यस जावा सी इज देयर। ये आपका पाथ हो गया, ये पाथ हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहां जो अभी हम बताए थे, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो हम न्यू करके उस पाथ को पेस्ट कर देंगे, इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम ये पेस्ट कर देंगे तो फिर हम, हो सकता है एक बार रीस्टार्ट मांगेगा, ठीक है, तो सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर देंगे तो वो हमारा वहां पर चलने लगेगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पाथ वेरिएबल सेट करना, अक्सर आपको इसका काम आता है पाइथन में भी, इसमें भी, और भी अगर कोई तरह का उस तरह का सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो पाथ वेरिएबल का काम आता है। तो पाथ वेरिएबल के बारे में बहुत लोगों को दिक्कत आता है, और जनरली पाथ वेरिएबल वगैरह वाला चीज जो है हम लोग भी ज़्यादा बताते नहीं थे, क्योंकि वो हम कर देते थे, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर दे, कुछ गड़बड़ कर दे, क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा सा सिस्टम के साथ सिस्टम के अंदर के साथ काम हो रहा है ना, तो अगर कुछ गड़बड़ कर देगा तो हो सकता है बाद में हम भी उसको ना पकड़ पाए। तो नॉर्मली हम भी नहीं बताते थे, बट इस बार आप लोगों को हम बताए हैं, दिस इज फर्स्ट टाइम हमने आपको ये शेयर किया। आप ठीक से करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकता है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए, अगर नहीं काम हो, तो फिर आप कांटेक्ट करेंगे हमसे, तो आपको हम सपोर्ट करेंगे किस तरह से उसको किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये दो स्टेप करने के बाद आपका जावा जो है वो रेडी हो जाएगा। कैसे आप समझेंगे कि मेरा जावा रेडी हो गया है, मतलब जावा अब हमको कहीं भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CMD खोलेंगे, CMD, दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट। हम लोग अपने जावा प्रोग्राम को CMD पर ही रन करवाएंगे, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे जावा सी, जावा सी, जावा सी लिखकर इंटर दबाने पर अगर इस तरह का लिस्ट हमको सामने में दिखाई पड़े तो आप समझिए कि आपका सही से पाथ वेरिएबल सेट हो गया है। अदरवाइज आपको दिखाएगा जावा सी इज नॉट एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। अगर वैसा दिखा रहा है तो समझिए कि आपका पाथ सेट नहीं हुआ है। अगर ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका पाथ सेट हो चुका है। अब आप इसको कहीं से भी जावा प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंस्टॉलेशन पार्ट आपको आज बता दिए। अब आपके पास 2 दिन का समय है, सैटरडे एंड संडे, है ना। आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। दिक्कत हो तो संडे को आप लोग कांटेक्ट कीजिए, अगर दिक्कत होता है तो उसमें हम सपोर्ट कर देंगे, जो मदद होगा हेल्प कर देंगे, और सबके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाना चाहिए। अगर अब तक किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा है कि सिस्टम अरेंज नहीं हुआ है तो सिस्टम अरेंज कर लीजिए, अदरवाइज IT गुरुकुल आकर के अपना सिस्टम बुक करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है 3rd सेमेस्टर वाला लड़का लोग जो है वो ज्यादा संख्या में IT गुरुकुल पहुंचेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट है, नया चीज है ना, बिल्कुल। तो वो लोग ज्यादा संख्या में पहुंचेगा, सिस्टम बुक कर लेगा अगर, तो फिर हम चाह के भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मॉर्निंग में मेरा भी बैच चलता है और आप लोगों को भी देखना है, बाकी टाइम में आप लोग भी फ्री नहीं है, हम भी फ्री नहीं है। तो अगर किन्हीं को दिक्कत है तो वहां आकर के बुकिंग करवा लीजिए, अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लीजिए, और बिल्कुल पैरेलली चलिए, क्लास के पैरेलल। ऐसा नहीं कि करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, तो करेंगे अगर बाद में करेंगे तो जो मेरा छूट गया वो क्या होगा, उसको कौन हैंडल करेगा, उसको कौन कवर अप करेगा। टेल मी इन एक्साइटमेंट सर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, टेल मी इन एक्साइटमेंट सर, क्या है ये एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटमेंट तुमको आ रहा है पढ़ने में फॉर 3rd सेम। हाँ, 3rd सेम वाला थोड़ा चूंकि उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है ना, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और ये और वो, तो उसको लेकर के अभी तक तो दिख रहा है, अब आगे क्या दिखेगा वो हमको नहीं पता है, अभी तक दिख रहा है। ओके, सो नाउ आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।